रिधिमा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? ब्रजेश, एक फटा पुराना मोची, जो अपनी कमजोर सी झोंपड़ी में बैठकर रात भर जूतों को गोंद और धागे से जोड़ता था। बाहर की ठंड असहनीय थी। हवा की एक एक लहर हड्डियों में चुभ रही थी, पर फिर भी वो अपनी उंगलियों को टूटे जूतों की सिलाई में लगाए हुए था। उसकी पत्नी राधिका और छोटी बेटी कली दोनों ठंड से सिकुड़ कर बैठी थीं, लेकिन ब्रजेश ने कभी अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। सुबह होते ही ब्रजेश चप्पलें और एक पुराना थैला उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता। चप्पल ले लो, मजबूत चप्पल, सस्ती और टिकाऊ। कितने की है? भाई साहब, बस 100 रुपए। 100? अरे भाई, 50 में देना है तो दो, वरना रहने दो। 50 में कैसे दूं? 80 तो मेरी लागत है, सिर्फ 20 का मुनाफा रख रहा हूँ। ग्राहक मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। ब्रजेश की आवाज बार बार हवा में गूंजती रही, लेकिन ज्यादातर लोग ठंड से बचने के लिए जूते पहन रहे थे। किसे चप्पल चाहिए? वो थकलोट घर लौटा। आज भी कुछ नहीं बिका। नहीं, कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। राशन खत्म हो गया है। अब कल फिर कोशिश करूंगा। जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, हार नहीं मानूंगा। पापा, मेरे लिए एक स्वेटर ले आओ ना, बहुत ठंड लग रही है। जल्दी ही ला दूंगा बेटा। कली समझ गई अभी पैसे नहीं हैं। रात में ठंड और बढ़ गई। कली को तेज बुखार हो गया। ब्रजेश, जल्दी कुछ करो। ब्रजेश घबराकर जमींदार के पास गया। मालिक, मेरी बेटी की जान खतरे में है, थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, ले पैसे, लेकिन समय पर नहीं लौट आए तो तेरी झोंपड़ी भी नीलाम कर दूंगा। ब्रजेश भागते हुए वैद्य के पास पहुंचा। थोड़ी देर और होती तो बचाना मुश्किल था। अब गर्म कपड़े और अच्छा भोजन जरूरी है। तुमने हमारी बेटी को बचा लिया ब्रजेश। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रात भर वो फिर जूते ठीक करता रहा। इतनी ठंड में काम क्यों कर रहे हो? आराम करो। अगर ये जूते नहीं ठीक करूंगा तो हालात और बिगड़ेंगे। अगर तुम पहले कली का स्वेटर ले आते तो हमें जमींदार से कर्ज नहीं लेना पड़ता और कली बीमार भी नहीं पड़ती। मुझे डर लग रहा है। ब्रजेश चुप था। उसकी आंखों में डर और बेबसी दोनों थे। कुछ दिन बीते, ठंड बढ़ती गई और एक दिन राधिका खुद ही बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, आपको क्या हुआ? मुझे कई दिनों से बीमारी थी, पर मैंने छुपाया ताकि तुम दोनों परेशान न हो। और वो बेहोश हो गए। बाबा, जल्दी आओ। ब्रजेश भागता हुआ आया। राधिका होश में आई और बोली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चुप रहो राधिका, ऐसा मत कहो। कली का ख्याल रखना। मैं शायद। राधिका की सांसें तेज होने लगी। ब्रजेश जमींदार के पास दौड़ा। मालिक, मेरी पत्नी मर रही है, बस थोड़ा सा कर्ज दे दें। पहले वाला चुकाया नहीं तो अब और नहीं मिलेगा। वह साहूकार के पास गया। मेरी पत्नी की जान की बात है,
जा यहाँ से, फालतू का समय नहीं। ब्रिजेश टूटा हुआ वापस लौटा और राधिका ने उसकी बाहों में आखिरी सांस ले ली। माँ, वापस आ जाओ प्लीज माँ। राधिका, मुझे माफ कर दो, मेरी गरीबी ने सब छीन लिया। अंतिम संस्कार के लिए गांव से लकड़ी मांगी। लोगों ने लकड़ी तो दे दी, पर कहा, तू नीच जात का है, हम आग नहीं देंगे। ब्रिजेश अकेले अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाता गया। कली उसके पीछे रोते हुए चल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद वो टूट चुका था। कुछ दिन बाद दर्द और ठंड से परेशान होकर वो अकेला जंगल में चल दिया। वहाँ एक घायल पक्षी जमीन पर गिरा था। ये पंख टूटा हुआ पक्षी भी उड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं क्यों हार मान रहा हूँ? उसके भीतर एक नई आग जल उठी। मुझे कली को इस ठंड से बचाना ही होगा, चाहे जान चली जाए। जंगल में उसे एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मिला। यही मेरा नया घर बनेगा। मैं इसे गर्म, सुरक्षित और मजबूत बनाऊंगा। और उसने ईंट की जगह मिट्टी, लकड़ियाँ और कपास का इस्तेमाल करके उसे घर में बदलना शुरू किया। दिन रात मेहनत, खून पसीना और कई लंबी रातों के बाद खंडहर गर्म और सुरक्षित घर में बदल गया। बाबा, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही। ये घर तुम्हारे लिए ही बनाया है बेटा। कली जब अपने नए घर की दीवारों को छूती है, उसकी हथेली में वो पहली बार गर्माहट महसूस करती है। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी, पर भीतर शांति और गर्म हवा फैली थी। बाबा, ये घर सच में हमारा है? वो हैरानी से पूछती है। हाँ बेटा, अब ठंड हमें छू भी नहीं पाएगी। ब्रिजेश उसके सिर पर हाथ फेरता है। लेकिन गांव की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। बर्फ की मोटी परतें छतों पर जम चुकी थीं। कई घर इतने कमजोर थे कि लोग अंदर बैठने से भी डर रहे थे। अगर ठंड और बढ़ गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लोग घबराए हुए थे। इसी बीच ब्रिजेश चुपचाप उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ता है। अगर आप सब चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं, रात काट लेंगे, यहाँ ठंड नहीं लगेगी। अरे, तुम तो झोपड़ी में रहते थे, तुम्हारे घर में कैसे बचेंगे हम? अब मैं झोपड़ी में नहीं रहता। गांव के बाहर का पुराना खंडहर, उसे मैंने नया घर बना दिया है। लकड़ी, मिट्टी और कपास से। अंदर ठंड घुस भी नहीं सकती। एक बार चलकर खुद देख लो। गांव वाले हिचकते हुए उसके साथ चलते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, हर चेहरा सन्न रह जाता है। बाहर बर्फ, अंदर गर्माहट। ये सच नहीं लगता। बिरजू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटे, हमें तो आज तक ऐसा घर नहीं मिला। ब्रिजेश मुस्कुरा देता है। उन्हें राहत में देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं।